नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत सरकार देश के 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, यानी 25% वैक्सीन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी से भी राज्यों को मुक्त कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद सकेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुफ्त टीकाकरण पर बोली कांग्रेस, राहुल गांधी की सलाह मानने में लगा 1 महीना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार 21 जून से राज्यों को टीकाकरण के लिए वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसके लिए 2 हफ्तों के भीतर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और राज्यों को टीकाकरण के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष सक्रिय हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि टीकाकरण पर पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की सलाह मानने में 1 महीने का वक्त लग गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री को दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में 1 महीने से ज्यादा समय लग गया। श्रीनिवास ने राहुल गांधी का पुराना ट्वीट साझा करते हुए अपनी बात कही। 29 अप्रैल 2021 को किए गए एक ट्वीट में राहुल गांधी ने सबके लिए मुफ्त टीकाकरण की बात कही थी। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया है। उन्होंने कहा है कि जब राज्यों की सरकारों ने केंद्र पर दबाव डालकर मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण का फैसला करना पड़ा। साफ है कि पीएम ने दबाव में फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर बड़ी खबर। सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया सामने। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने उन सरकारी बैंकों के नामों की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंपी थी। इन्हीं में से कुछ बैंकों का निजीकरण होना है। हालांकि नामों पर अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, नीति आयोग को 2 सरकारी बैंक और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका निजीकरण किया जाना है, जिसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था। हालांकि किन बैंकों का निजीकरण होगा ये नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई नामों की चर्चा है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों के नाम शामिल हैं। पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के नामों पर मोहर लगा सकती है, जबकि सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस के नाम सबसे ऊपर हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऐलान, एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए भारत को देगा $50 करोड़। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान करते हुए 500 मिलियन की मदद करने का ऐलान किया है। इस राशि का इस्तेमाल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को हुए नुकसान से उभारने के लिए किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जबकि वर्ल्ड बैंक ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इससे पहले जुलाई 2020 में भी $750 मिलियन की वित्तीय मदद की थी। रैंप कार्यक्रम के पहले चरण में एमएसएमई सेक्टर में कैश फ्लो बढ़ाने और ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सुधारों के लिए एमएसएमई उत्पादकता और वित्त पोषण बढ़ाने में विश्व बैंक भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। मध्य अवधि में निजी क्षेत्र के वित्त पोषण में लंबे समय से चल रही वित्तीय समस्याओं को निपटाया जाएगा। दूसरी ओर सरकार की रेजिलिएशन एंड रिकवरी प्रोग्राम के तहत $3.4 बिलियन एमएसएमई उद्योग के लिए $15.5 बिलियन का वित्त पोषण जुटाने की कोशिश की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जायडस कैडिला ने बच्चों के लिए तैयार की वैक्सीन, जल्द शुरू हो सकता है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार इसी महीने खत्म हो सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक एक कंपनी ने बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका जल्द इस्तेमाल शुरू हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, जायडस कैडिला ने बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। कंपनी इसी महीने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मांग सकती है। इस वैक्सीन का ट्रायल वेस्को के साथ साथ 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर भी किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी पाने वाली यह पहली कंपनी बन जाए। इसके अलावा दोस्तों, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के भी बच्चों पर ट्रायल किए जा रहे हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटकर किया जा रहा है। इसमें 2 से 5 वर्ष का आयु वर्ग, 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग और 12 से 18 वर्ष के बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने में 12 से 18 वर्ष के बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इस वैक्सीन के वेस्को पर ट्रायल पहले ही पूरे हो चुके हैं और ये भारत में लोगों को लगाई भी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डॉक्टरों ने खोजा नया तरीका, 100 गुना तक सस्ता हो सकता है ब्लैक फंगस का इलाज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी जमकर कहर झेलने वाले देश के लिए राहत की खबर आई है। एक और जहां देश में संक्रमण के मामलों की संख्या में खासी कमी आई है, वहीं डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के इलाज का खर्च 100 गुना तक कम करने में सफलता हासिल कर ली है। कोरोना और ब्लैक फंगस की दोहरी मार के चलते कई मरीजों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। ऐसे में इलाज के खर्च में कमी होना मरीजों को बहुत राहत देगा। आपको बता दें दोस्तों, ब्लैक फंगस के इलाज का अब तक का एक दिन का खर्च करीब 35,000 रुपए होता था। दरअसल उसके मरीजों को एंटी फंगल इंजेक्शन देने होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सर्जन्स ने म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट के इलाज का कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे इसका खर्च 100 गुना तक सस्ता हो सकता है। यानी कि अब एक दिन के इलाज का खर्च 35,000 रुपए से घटकर 350 रुपए तक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत, अब आसानी से मिलेगा स्लॉट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन के स्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस अभियान के बारे में जानकारी दी है। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि हम आज से जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान की मदद से लोगों को बताया जाएगा कि जिस पोलिंग स्टेशन पर आपने वोट डाला था वहीं वैक्सीन लगेगी। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन जल्द शुरू होगा। अगले 4 हफ्तों में दिल्ली में रहने वाले 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। WHO की भारत को चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट का जिक्र कर कहा जल्दबाजी में न हटाएं प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन चीफ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कोरोना प्रतिबंध जल्द हटाने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट सहित अन्य चिंताजनक वेरिएंट्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रतिबंध जल्दी हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनके लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर से तकरीबन 2 महीने तक बुरी तरह जूझने के बाद अब भारत में प्रतिबंधों में ढील की शुरुआत की जा चुकी है। कुछ राज्यों में प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं तो कुछ जगह पर अब भी प्रतिबंध जारी है। इससे पहले WHO ने कहा था कि कोरोना डेल्टा स्ट्रेन पर अब चिंता का कारण बन गया है। आपको बता दें, कोविड का ये स्ट्रेन सबसे पहले भारत में पाया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया में क्या है कोरोना संक्रमण की स्थिति। दोस्तों संपूर्ण विश्व के अंदर अब तक 17,33,18,532 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 37,29,486 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में 2,89,09,975 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,49,186 लोगों की मौत हुई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मालदीव समेत ये 5 खूबसूरत आइसलैंड इस सदी के बीतने के साथ ही हो जाएंगे खत्म। जी हां दोस्तों, मालदीव समेत दुनिया के 5 सबसे ज्यादा खूबसूरत आइसलैंड 21वीं सदी के साथ साथ गायब हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि 6 दशक से भी कम समय में यह आइसलैंड पानी में समा जाएंगे और ऐसा ग्लोबल वार्मिंग के कारण होगा। 40 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक बेनो गुटनबर्ग का ध्यान इस पर गया था। एक स्टडी के दौरान उन्होंने संदेह हुआ कि समुद्र में पानी बढ़ रहा है। अपने शक को पक्का करने के लिए गुटेनबर्ग ने बीते 100 सालों के डाटा का अध्ययन किया और उनका शक यकीन में बदल गया। समुद्र का पानी ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से लगातार बढ़ता जा रहा है। 90 के दशक में नासा ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। इसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग के दूसरे खतरों पर चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही ये डर भी बढ़ गया है कि जल्दी द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। इस सूची में पहला नाम दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित रिपो सोलोमन द्वीप का है। वहीं दूसरा नंबर दक्षिण एशिया के उत्तर में बसे मालदीव का है। वहीं तीसरे नंबर पर प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देश पलाऊ है, जो समुद्र में डूबने की कगार पर है। चौथे नंबर पर बसा देश माइक्रोनेशिया है। वहीं 5वीं स्थिति में फिजी है और ये सभी 21वीं सदी के अंत तक समुद्र में समा जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में करेगी बाबा की देखभाल। जी हां दोस्तों, रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत सोमवार को उनसे मिलने मेदांता पहुंची। उसने अटेंडेंट कार्ड बनवा लिया है। खुद उसने यह जानकारी दी। अब वह 15 जून तक अस्पताल में राम रहीम की देखभाल करेगी। वह रोजाना राम रहीम से मिलने उसके कमरे में जा सकती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और न ही राम रहीम की ओर से जानकारी दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, तबीयत बिगड़ने के बाद बाबा राम रहीम को रविवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल के 9वीं मंजिल पर रूम नंबर 4643 में रखा गया है। अस्पताल की सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। कटारिया ने बताया कि गुरमीत के पेंक्रियाज में भी शिकायत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं देश के मौसम का हाल। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की व 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में चिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें दोस्तों, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से मराठवाड़ा, तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए तमिलनाडु तक फैली हुई है। 11 जून के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के चलते भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में कमी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत में भी आज गिरावट देखी गई। इससे चांदी 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे पहुंच गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 70,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं सोना पिछले कारोबारी सत्र में 48,259 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 152 रुपए प्रति 10 ग्राम कम होकर 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों आज चांदी 540 रुपए की कमी के साथ 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे पहुंच गई है और दिल्ली सराफा बाजार में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 69,925 रुपए पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेल्थ केयर वर्कर्स पर हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों का दावा, कोवैक्सीन से ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है कोविशील्ड। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर
लेकर किए गए एक शोध में यह बात सामने आई है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडी तैयार करती है। इस शोध में डॉक्टर्स और नर्सों को शामिल किया गया और उन्हें कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। इसके बाद यह देखा गया है कि कौन सी वैक्सीन कितने प्रभावी ढंग से काम करती है। शोध के परिणामों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडी तैयार करती है। इस अध्ययन में कुल 515 स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया, जिसमें से 456 को कोविशील्ड और 96 को कोवैक्सीन लगाई गई। कुल मिलाकर 79.3% ने पहली डोज के बाद सेरोपॉजिटिविटी दर्शाई। वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटी स्पाइक एंटीबॉडी में रिस्पाइंडर रेट और मीडियन रेट कोविशील्ड लेने वालों में ज्यादा रहे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पड़ोसियों में प्यार और झगड़ा होता है, भारत के साथ रिश्तों में कोई तल्खी नहीं, बोले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों में आई गलतफहमी को दूर कर लिया गया है और अब दोनों देशों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओली ने कहा कि पड़ोसियों में प्यार और समस्याएं लगी रहती हैं। बीबीसी हिंदी सर्विस को दिए गए हालिया इंटरव्यू में ओली ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच एक समय गलतफहमी की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि उन्होंने मामले पर और ज्यादा कुछ नहीं कहा है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले महीने नेपाल के लोगों को संबोधित करते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भारत के साथ सीमा विवाद को राजनयिक माध्यमों के जरिए ऐतिहासिक समझौतों, नक्शों और दस्तावेजों के आधार पर सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ, एक समय दोनों देशों के बीच गलतफहमी की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब मामले को सुलझा लिया गया है। हमें पिछली बातों को भुलाकर बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। 69 वर्षीय नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें एक सकारात्मक रिश्ता कायम करके रखना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झूठ का हुआ पर्दाफाश, गुजरात सरकार का दावा। एक महीने में प्रदेश में कोरोना से हुई 3578 मौतें, जबकि हकीकत में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ही इस दौरान 3416 हुई मौतें। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अहमदाबाद समेत पूरे राज्यों में शवों के ढेर लगे रहे। इस भयावह को गुजरात सहित पूरे देश ने देखा। इसके बावजूद सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बहुत कम बताया गया है। गुजरात के महानगर अहमदाबाद की ही बात करें तो यहाँ के 1200 बेड वाले सिविल कोविड अस्पताल में प्रतिदिन इतनी मौतें हुई है कि इनका आंकड़ा पूरे गुजरात में रोजाना होने वाली मौतों से ज्यादा है। गुजरात सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सिविल अस्पताल में 10 अप्रैल से 9 मई तक रोजाना हुई मौतों के आंकड़ों को हासिल किया गया और इन आंकड़ों से पता चलता है कि सिविल कोविड अस्पताल में 3416 मौतें हुई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में अहमदाबाद में सिर्फ 698 और पूरे गुजरात में 3578 ही मौतें हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र की नीतियों के आगे झुका फेसबुक, स्फूर्ति प्रिया को बनाया भारत का शिकायत अधिकारी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। यह कदम हाल ही में लागू हुए नए आईटी नियमों की पृष्ठभूमि में आया है। इन नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। इस पद पर नियुक्ति व्यक्तियों को भारत में ही रहना होगा। आपको बता दें दोस्तों, फेसबुक की वेबसाइट के अनुसार उपयोगकर्ता एक ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया से संपर्क कर सकते हैं, जो कि शिकायत अधिकारी है। इसके अलावा भारत में उपयोगकर्ता नई दिल्ली स्थित एक पते पर डाक के माध्यम से भी फेसबुक से संपर्क कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।